जब मैं विधायक बना उससे पहले जब मैं जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तब भी सीटीआई नहर जहाँ छठी मैया का पूजन होता है उसकी सफाई के लिए मैंने धरने तक किए थे। और मैं चाहता हूँ कि कानपुर का सबसे बड़ा ये छठी मैया का पूजन बने, और जिस पर मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपको भी इस छठी पूजन पे मैं आमंत्रित करता हूँ, उसको ओपन नहीं करना चाहिए उसमें बिल्कुल भी, क्योंकि आप शपथ लेकर के आए और बहुत अच्छे व्यक्ति हो, खूब अच्छा काम कर रहे हो, और सीएमओ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और डीएम से भी गोपनीयता भंग करने के लिए जवाब सवाल होना चाहिए। इसी प्रकार गरीबों की जान को बचाना, उनके आंसू को रोकना भी मेरा ही कर्तव्य है। लेकिन जब मैं किसी गरीब व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए पत्र लिखूं तो उसका पैसा इसलिए जल्दी जारी करिएगा महाराज जी, क्योंकि नर्सिंग होम बिना पैसे के इलाज नहीं करता है और पैसे के अभाव में उस निर्दोष गरीब की जान चली जाती है। मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को अपील करना चाहता हूं और हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये पुण्य का काम है, कोई कार्ड धारक नहीं है तो उसका रक्षक, उसके गार्जियन और सबके गार्जियन, वैसे भी मैं हूँ विधानसभा के नाते, तो आप मेरे पास भेज दीजिए 10:30 से 4 बजे तक, किसी भी टाइम पे आदमी बैठा है, और मेरी कॉपी जांचिए कि जब वो काम कराने के लिए गया तो लड़के ने चाय पिला के, पानी पिला के, इज्जत के साथ उसका काम किया कि नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया टाइम्स। मैं मनीष शुक्ला। आप आज की मुलाकात गोविंद नगर विधानसभा से श्री विधायक सुरेंद्र मैथानी जी से करवाने जा रहे हैं। आइए। नमस्कार विधायक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत पूरे चैनल का, और स्वागत इसलिए भी कि आपके इस चैनल के माध्यम से समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के बीच जहां हम सेवा करते हैं, अगर किन्हीं कारणों से कुछ हम लोगों से छूट रहा होता है तो आप उसको हमारे संज्ञान में लाके और हमारे जैसे तमाम समाज सेवियों के संज्ञान में लाके उनकी मदद करते हैं। इसके लिए चैनल को और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। विधायक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप 2 बार से विधायक हैं, तो आपको जनता का प्यार और सपोर्ट किस तरह से मिलता है? बहुत मुझे जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, चूँकि मेरा कैरियर लगभग 30-32 सालों का, मैंने जब कल्पना भी नहीं करी थी कि मुझे पार्टी टिकट देके जनादेश प्राप्त करने के लिए जनता के बीच में भेजेगी, तब मैं जनता की समस्याओं को लेकर के लगातार संघर्ष करता था। काफ़ी मुकदमे मेरे ऊपर ठोक दिए गए, कई बार मुझको पुलिस की लाठियों से 2-4 होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, तमाम ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में और विपरीत परिस्थितियों में। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले मायावती जी की सरकार थी, उस समय भी लगातार लोगों के लिए संघर्ष करते रहने से मेरे काफ़ी, मुझे लगता है कि लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह, लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा रहा था। जो जब मुझे टिकट प्राप्त हुआ तो उसके बाद वो सारा वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में कन्वर्ट हुआ, और मुझे लोगों ने पहली बार में 21,000 से ज़्यादा मतों से, जब केवल 37% वोटिंग हुई थी, तब 21,000 से जिताया, और दूसरी बार में 82,000 से ज़्यादा मतों से जिता करके उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सारे दल मिलाकर के कुल 403 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं, उसमें 10वां स्थान मेरा है, गोविंदनगर विधानसभा का है। ये मेरी जनता जनार्दन का और मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मुझ पर असीम कृपा का परिणाम है। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जो शुरुआती जो सफर रहा है भारतीय जनता पार्टी में, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो मेरे पूर्वज तो, मैं वैसे उत्तराखंड का निवासी हूँ, लेकिन मेरे पिता 7 वर्ष की आयु में उत्तराखंड में थोड़ा शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, संसाधनों का अभाव, तो वो वहाँ से छोड़ करके कानपुर आ गए थे। मेरे ताऊ जी यहाँ पर शास्त्री नगर के जवाहर पार्क के सामने रहते थे, 376/12 में रहते थे। उन्होंने मेरे पिता को दीनदयाल विद्यालय के बगल में नवाबगंज में एक बाई जी के क्वार्टर्स हैं, आज भी हैं, उनमें से एक क्वार्टर दिलवा दिया था, और 7 साल की उम्र से उन्होंने पहले अपने पास रख करके, और जब वो थोड़ा बड़े हुए, जब उन्होंने क्वार्टर दिलाया, तब उसके बाद उन्होंने लोगों को ट्यूशन पढ़ा करके अपना जीवन यापन किया और अपनी शिक्षा भी ग्रहण करी। और जो मेरे पास मेरे पिता के आई कार्ड हैं, वो आई कार्ड मेरे पास हलीम मुस्लिम का है, डीएवी कॉलेज का है और एसडी कॉलेज का है। ये तीनों आई कार्ड मेरे पिता के मेरे पास हैं, तो इससे मुझे वो है कि इन्होंने इन इन जगहों पे शिक्षा, और भी कई शिक्षा जगह और भी कहीं ग्रहण करी होगी, लेकिन इन जगहों पर करी जिनका आई कार्ड मेरे पास है। फिर यहीं उनका भी विवाह हुआ, फिर हम लोग यहीं पैदा हुए। बेसिकली तो मैं पटना के चिड़िया टाड़ एक क्षेत्र है बैजनाथ धाम का, बैजनाथ टावर वो है, टावर वाला उनका एरिया, उस पर मेरा बस जन्म हुआ, और जन्म के तुरंत बाद मेडिकल कारणों से मेरे पिता मेरी माता को लेकर के इधर आ गए थे कानपुर, और इसलिए मैं अपने को कानपुर की पैदाइश मानता हूँ
क्योंकि दिनों के हिसाब से 10-20 दिन होंगे या 25 दिन होंगे, बस पैदा होते ही मैं कानपुर, तो कानपुर अपनी पैदाइश मानता हूँ। और शास्त्री नगर के लेबर कॉलोनी में मेरे पिता ने एक कमरे की कॉलोनी थी, उसको लेकर के, और उस पे हम लोगों ने अपने जीवन के 42 वर्ष एक कॉलोनी में, हम 3 भाई-बहन, भाई और 1 बहन, 4 लोग हम लोग, माता-पिता, एक कमरे की कॉलोनी में, और एक छोटा-सा किचन होता है, उस समय होता था। तो उसके बाद हम लोगों ने सन 75 में, जब एक राशन कार्ड पे 5 बोरी सीमेंट मिला करती थी, राशनिंग थी, कंट्रोलिंग थी सीमेंट पर, कांग्रेस का ज़माना था, हर चीज़ पे कंट्रोलिंग कर रखी थी उन्होंने, लाइन संस्कृति थी उनकी। तो उस समय 1 महीने में 5 बोरी सीमेंट लेकर के, पहले महीने में हम लोग दीवार बना पाते थे, दूसरे महीने में प्लास्टर करा पाते थे, तीसरे महीने में हम स्लैब डाल पाते थे। ऐसे धीरे-धीरे करके कॉलोनी में एक कमरा और बना करके हम लोगों ने जीवन यापन किया, और शास्त्री नगर से निकल करके मुझे उत्तर प्रदेश के सदन में भेजा। इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश के सदन में अपने पहले वक्तव्य में भी, और बराबर कहता हूँ कि मैं, महाराज जी सदन में उपस्थित थे, मैंने कहा, महाराज जी, मैं जीवन के 42 वर्ष शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में रह करके इस सदन में आया हूँ, इसलिए लेबर कॉलोनी का, श्रम कॉलोनियों के स्वामित्व का मसला जो यहाँ पर पेंडिंग है शासन में, उसके मालिकाना हक को उन्हीं लोगों को दे दिया जाए, क्योंकि मुझसे बेहतर वहाँ का कष्ट और वहाँ के उस कष्ट का निवारण दूसरा कोई विधायक नहीं बता सकता, क्योंकि मैं 42 वर्ष श्रम कॉलोनी में रह करके सदन में पहुँचा हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे श्रम बोर्ड का, श्रम मंत्रालय का सदस्य बना दिया, और मैं लगभग पूरी ताकत के साथ उस पर आगे, तेजी से आगे बढ़ करके निर्णायक मोड़ तक पहुंचने के लिए लगा हूं। और मुझे भरोसा है कि शायद मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वामित्व के मामले को, मालिकाना हक जो मैंने उनसे कहा कि जो है, जहां है, जैसा है और जिसके पास जितना है, वो उसी को मालिकाना हक दे दिया जाए, और मात्र टोकन मनी इसलिए ले ली जाए क्योंकि आपने इन 60 सालों में श्रम विभाग ने कॉलोनियों का कोई मेंटेनेंस नहीं कराया। आज हमने, अगर उसमें पुताई हो गई है, सीमेंट लग गया है, आज उसमें थोड़ा सा शीशा लग गया है, तो आज आप मत देखो, ये देखो कि हमने 40 साल में धीरे धीरे और 5-5 बोरी एक एक महीने में सीमेंट लेके धीरे धीरे उसको बना के आज हम इस पोजीशन पे लाए हैं। इसलिए हमको मात्र टोकन मनी लेकर के वो दे देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस मसले का निराकरण मैं छठी मैया की कृपा से इसको पूर्ण कर पाऊंगा, क्योंकि छठी मैया का मैं भक्त हूँ, और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, उनके कारण से, उनकी कृपा से भी मैं अपने जीवन में काफ़ी कुछ जनता के आशीर्वाद के बाद अपनी विधानसभा में करा पा रहा हूँ। और छठी मैया के भी पूजन को मैं अपनी विधानसभा में, मैंने इतना पूजन को हाईलाइट किया है कि छठी मैया, चूँकि मैं गोरखपुर के पहले 11 किलोमीटर पहले सजनवा है, मैं वहाँ करीब 6 वर्ष रहा। फादर का ट्रांसफ़र होता था, जैसे पटना हुआ या गोरखपुर हुआ, तो कानपुर बेसिक था हमारा, कानपुर में हम कॉलोनी में रहते थे, ट्रांसफ़र 3-3 साल के लिए होते थे। तो 6 साल उनको गोरखपुर में सजनवा में रखने का मौका मिला। वहाँ मस्करा इंटर कॉलेज है, उसमें मैंने 4 साल शिक्षा ग्रहण करी, और मुरारी इंटर कॉलेज है, वहाँ पर 2 साल की प्रारंभिक शिक्षा मैंने वहाँ पर ग्रहण करी। राप्ती नदी बहती है, राप्ती नदी के तट पर हम लोग छठी मैया का पूजन करते थे। मुझे नहीं पता कि छठी मैया ने मुझे अपने भक्तों की सेवा के लिए मुझे एक ऐसी विधानसभा में गोविंद नगर में बुला लिया, जहाँ पर छठी मैया के पूजन का सबसे बड़ा वो वातावरण के साथ अवसर, उनकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। जब मैं विधायक बना, उससे पहले जब मैं जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, तब भी सीटीआई नहर, जहाँ छठी मैया का पूजन होता है, उसको सफाई के लिए मैंने धरने तक दिए थे। ये वहाँ की कमेटी के लोग जानते हैं, और धरना दे करके, मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में मैं यहाँ का विधायक हो जाऊँगा। और जैसे ही मैं विधायक हुआ, तो छठी मैया के लिए आज आप बर्मापुर घाट देखिए, रविदासपुरम घाट देखिए, विवेकानंद घाट देखिए, आप कहीं पर भी पूरे उसमें देखिए, और सीटीआई देखिए, कई कई घाटों का, भरपूर घाटों का मैंने निर्माण कराया है। और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि छठी मैया के पूजन को मैं काफ़ी हाईलाइट करा के ले आया, और छठी मैया के लोग, पूजन के जो भक्त थे, जो लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगहों पर भक्त पूजन कर लेते थे, और गंदगी में भी, चूँकि मजबूरी है, हमारी आस्था है, हम उस आस्था के बाद कुछ नहीं देखते हैं, तो हम थोड़ा गंदगी भी होती थी तो भी हमारी माताएं बहनें पूजन करती थी। मुझे वो दृश्य बहुत खराब लगता था, चुभता था, तो मैंने उसको ठीक कर लिया। और अब मैंने 17 करोड़ रुपए सीटीआई नहर, जो 3 किलोमीटर की लंबी है, उसके लिए मैंने 17 करोड़ रुपए पास करा लिए हैं, जिसको मैं पक्की कराऊंगा। साल 2 साल, 3-2.5 साल में वो भी पूरा हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि कानपुर का सबसे बड़ा ये छठी मैया का पूजन बने, और जिस पर मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि आपको भी इस छठी पूजन पे मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और देखें
कि मैंने छठी मैया के पूजन के लिए कितनी सुंदर व्यवस्थाएं अपनी माँ बहन के लिए करी है, माताएं बहनों के लिए करी हैं, उसको आप देखें। और नहर को जब पक्की करा लूँगा तो पूरे शहर के लाखों 4-5 लाख लोगों का पूजन मैं हरिद्वार से निकली हुई इस गंग नहर के वास्तविक गंगा जल में कराकर छठी मैया के भक्तों के चरणों में ये सेवा समर्पित कर पाऊंगा। इससे मैं अपने को धन्य मानूंगा कि मैं छठी मैया के भक्तों के चरणों में कुछ समर्पित कर पाया, और मैं उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ और माँ मुझे सफलता भी दे रही है। विधायक जी, अभी एक मामला कानपुर में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो डीएम वर्सेस सीएमओ साहब के बीच। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये आपके विचार क्या हाँ, देखिए, मैं बिल्कुल अगर सच बताऊं तो मेरे यहाँ जनता दर्शन चलता है, पूरी जनता जानती है, पूरा शहर जानता है, और 10:30 से 12:30 में बैठता हूँ। एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, महाना जी का पत्र लेकर के आए, उन्होंने कहा कि ये प्रशस्ति पत्र एक सीएमओ को दे दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि विवाद क्या है, मैंने तो खाली महाना जी का पत्र देखा, वो भी पढ़ भी नहीं पाया। एक लाइन मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार महाना जी ने लिखा है, और उनको भी नहीं मालूम था, ऐसा मैंने समाचार पत्रों में उनका बयान देखा। मैंने कहा माना जी ने लिखा है तो ठीक लिखा होगा, अटवार के विधायक हैं, सब वो हैं। तो मैंने कहा यार जैसा माना जी ने लिखा है वही फुल स्टॉप, वही कामा लगा करके पेस्ट करके ये लेटर प्रशस्ति पत्र दे दो, क्योंकि प्रशस्ति पत्र हमसे लोग कोई प्रमोशन के लिए लेने आता है, कोई कवि साहित्यकार अपने पुरस्कार के लिए लेने आता है, कोई एनजीओज अपने काम को बढ़ाने के लिए लेने के आते हैं, कोई खिलाड़ी अच्छा स्थान पाने के लिए हमसे प्रशस्ति पत्र लेता है। तो उसी क्रम में मानते हुए मैंने भी पत्र दे दिया। दूसरे दिन जब महाना जी का पत्र वायरल हुआ तो मेरे होश उड़े, मैंने कहा अरे ये ऐसा पत्र मुझसे लिखवा लिया गया। तो मैंने फिर तुरंत सीएमओ को फ़ोन किया, सीएमओ से मैंने कहा मेरा पत्र वापस करो वरना मैं कार्रवाई करूँगा। और नेक्स्ट डे जब तक मैं ये बात करूँ, नेक्स्ट डे मेरा भी पत्र वायरल हो गया। तो अनजाने में ये जो हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जिलाधिकारी बहुत बेहतर जिलाधिकारी हैं। जिलाधिकारी को अधिकार रहता है कि अपने अधीनस्थ पूरे कर्मचारी, और जिलाधिकारी एक पिता तुल्य होता है, उसका नैतिक कर्तव्य होता है अपने सारे कर्मचारियों को संरक्षित पल्लवित करना, गलत आदमी को डांटना, भ्रष्टाचार को रोकना, गंदे आदमी को सजा देना। लेकिन वो चूंकि आईएएस हैं, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो शासन में जो आप कार्रवाई करते हो उसको आपको गोपनीय रखना चाहिए, उसको ओपन नहीं करना चाहिए उसमें बिल्कुल भी। क्योंकि आप शपथ लेकर के आए हो और बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप खूब अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर उस चीज़ को, गोपनीयता को क्यों आप भंग कर देते हो? इसमें इतनी केवल गोपनीयता को भंग करने का दोषी मेरा व्यक्तिगत मानना है कि डीएम को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि शपथ लेके एक आईएएस के नाते वो जिलाधिकारी है। और सीएमओ की गलती तो सरासर इसलिए है कि सीएमओ अपने अधिकारी से, जिलाधिकारी उसका अधिकारी होता है, तो तुम उनसे बात कर रहे हो, रोज तुम्हारी अधिकारियों से, भाई एक जिलाधिकारी तो प्रत्येक अपने अधीनस्थ कर्मचारी से बात करता रहेगा। इसका मतलब हर कर्मचारी उसकी बात को, किसी को डांटेगा, किसी को प्यार करेगा, किसी की सैलरी काटेगा, किसी भ्रष्टाचार को रोकेगा, और अगर आप गलत काम करोगे तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेगा। इसका मतलब उससे आपसे जो बात हो उसको वायरल कर दोगे। बहुत गंदा काम ये सीएमओ ने किया कि अपने जिलाधिकारी से हुई वार्ता को उन्होंने वायरल किया। ये करके वो 100% दोषी हैं। तो मैंने कहा था कि विधिक राय लेने के बाद दोनों लोगों पर कहीं ना कहीं इस पर जवाब लेना चाहिए, और सीएमओ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और डीएम से भी गोपनीयता भंग करने के लिए जवाब सवाल होना चाहिए। विधायक जी, आप 24 हमारे चैनल 24 इंडिया टाइम्स के माध्यम से गोविंद नगर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं 24 चैनल आपके इंडिया के माध्यम से अपने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अपने सारे जनता जनार्दन और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को पहले तो बहुत शुभकामना देता हूं कि वो मेरे गोविंद नगर विधानसभा में रहते हैं, और मेरे ऊपर उनकी असीम कृपा, असीम आशीर्वाद, जिसके कारण से मैं गरीबों की जान बचा सकता हूं, लोगों को 2-4-5 लाख रुपए मुख्यमंत्री से दिलाकर किसी परिवार के आंसू को रोकता हूं। सड़क, नाली, पुल तो मैंने 9 बना दिए, पार्क, और ये सब करना तो हमारा कर्तव्य है, ये हम करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमने कुछ हट करके नहीं किया तो मैं कुछ अपने को अधूरा मानता हूँ। जब जनता ने अपनी शक्ति वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में मुझे दे दी है, और मुझे उस पावर में लाकर बैठाल दिया है, तो मुझे भी जनता के लिए सोचना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि जब जनता ही कोई कार्यक्रम बताए, कोई परेशानी बताए, तभी मैं उसको हल करूं। प्रत्येक परेशानी को हल करना मेरा कर्तव्य है, उनके व्यक्तिगत सुख दुख को भी देखना मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार गरीबों की जान को बचाना, उनके आंसू को रोकना भी मेरा ही कर्तव्य है। इसलिए मैं सर्वाधिक, मुझे लगता है कि मुझे गर्व है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट्स की अगर विधानसभा आप लोगे तो शायद उसमें गोविंद नगर भी किसी स्थान पर होगा, जिसमें कई परिवारों के आंसू रोके हैं मैंने। क्योंकि नर्सिंग होम में मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं जो पत्र लिखूँ, आप मेरी एक सड़क, एक नाली बाद में दे देना, वो भी जरूरी है,
लेकिन जब मैं किसी गरीब व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए पत्र लिखूँ, तो उसका पैसा इसलिए जल्दी जारी करिएगा महाराज जी, क्योंकि नर्सिंग होम बिना पैसे के इलाज नहीं करता है और पैसे के अभाव में उस निर्दोष गरीब की जान चली जाती है, जिसके पास कोई कार्ड नहीं है। मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को अपील करना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये पुण्य का काम है। आप सब लोग ऐसे लोगों को देखें जिनके पास कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई ईएसआई कार्ड नहीं है, कोई कार्ड धारक नहीं है, तो उसका रक्षक, उसके गार्जियन और सबके गार्जियन, वैसे भी मैं हूँ विधानसभा के नाते, तो आप मेरे पास भेज दीजिए 10:30 से 4 बजे तक, किसी भी टाइम पे आदमी बैठा है, और मेरी कॉपी जांचिए कि जब वो काम कराने के लिए गया तो लड़के ने चाय पिला के, पानी पिला के, इज्जत के साथ उसका काम किया कि नहीं किया। और अगर कहीं बाधा है तो मुझे बताइए, क्योंकि ऑफिस को मैं कैमरे पर रख के अपने मोबाइल पर रखता हूँ और बराबर गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तो आप इस पुण्य के काम में जुटिए, मेरे साथ आइए, किसी गरीब के आंसू को रोकिए, किसी की मदद करिए, क्योंकि मेरा मानना है, और ये बात लोग कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती। मैं मानता हूँ कफन में जेब नहीं होती जिसमें आप घर, बंगला, घोड़ा, गाड़ी सब लेकर के जाएं, लेकिन मैं दमदारी से कहता हूँ कि कफन में जेब होती है। अगर आप पुण्य के अंश को लेकर के जाना चाहें तो आपको कफन में भी जेब दिखाई देगी और आप उसको अपने जीवन के अंत के साथ ले जा पाएंगे, और उसके प्रतिफल आपको अपने परिवार के साथ इसी जन्म में प्राप्त होगा। इसलिए आइए, मैं इस चैनल के माध्यम से, 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग गरीब की मदद, ज़रूरतमंद की मदद के लिए आइए, मेरे साथ जुड़िए और जान बचाइए। जिस परिवार की जान बचा देंगे आप, वो कहेगा आपसे कि मेरी सड़क भले ही तुम 2 महीने बाद बना देना, लेकिन किसी बेटे को अनाथ होने से बचाओ, किसी बेटी को अनाथ होने से बचाओ, किसी की माँ को बचाओ, किसी के पिता को बचाओ। और मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि हज़ारों की संख्या में लोगों को लाख, 2 लाख, 5 लाख दिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने लोगों की जान बचाई, ईश्वर ने, लेकिन माध्यम मैं बना। और उसका परिणाम जब चुनाव में मैं जाता हूँ, तो मेरी जीभ के आगे तमाम लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो बताते हैं कि एक बार तो एक बेटी आई रोते हुए कि वो मुझसे कहने लगी, अंकल आपने मेरी जान बचाई थी। मेरे भी आंसू निकल गए सुनकर, क्योंकि पूरा परिवार रो रहा था। मैं वोट मांग रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, और वो अपनी उस खुशी को आंसुओं में तब्दील करके, और मुझको भी संवेदनशील मैं चूंकि हूँ, और मेरे भी मुझको भावहीन करके मेरे साथ वो जुड़ाव, और वो फिर दीवाने होकर के मेरे को आशीर्वाद देते हैं, और उनका ये आशीर्वाद फलीभूत हो करके ही तब मैं 82,000 वोटों से जीतता हूँ। विधायक जी, आपने अपने बेशकीमती समय में से 24 इंडिया टाइम्स के लिए समय निकाला। हम अपने चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद। मैं 24 इंडिया टाइम्स चैनल को, जैसे मैंने प्रारंभ से में कहा, बहुत बधाई देता हूं। मैं आपके इस पूरे परिवार को जानता हूं, यहाँ पर काम करने वाले अपने सभी पत्रकार मित्रों को जानता हूं, आपके अथक कठिन परिश्रम को जानता हूं कि आज भी इस भीषण बरसात में आप अपने चैनल के लिए, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, हमारी जो मैंने आज आपके माध्यम से अपील की, इससे ज़रूर किसी न किसी की जान बचाने के लिए मेरे साथ सहयोग में कोई आगे आएगा। इस पूर्ण काम के लिए आप लोग लगातार लगे रहते हैं, और कहीं न कहीं आपकी इस गतिविधियों के कारण से 24 आपके इस चैनल के माध्यम से लोग लाभान्वित होते हैं, और उस पुण्य के अंश को आपका चैनल भी प्राप्त करता है। मैं आपके चैनल को, आपके पूरे परिवार को, जो मेरा परिवार है, बहुत-बहुत शुभकामना और मंगल कामना पेश